कर दिया मैंने, ठीक है ना। लिखो वेक्टर। सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि वेक्टर का मतलब क्या होता है। क्या होता है वेक्टर का मतलब? देखो वेक्टर में हम लोगों ने दो तरीके की क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा है, एक पढ़ा है स्केलर और एक क्या पढ़ा है? वेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। वेक्टर का मतलब, वेक्टर क्या होता है, अभी सिर्फ समझने वाली बात ही है, अभी कोई लिखने वाला कुछ नहीं है, अभी बहुत देर तक समझने का पे ही काम करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले बताओ किसी भी वेक्टर, किसी भी चीज़ को वेक्टर होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। लेकिन मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, वो चीज़ वेक्टर हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये भी बात हमको पता होनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? करंट है। करंट की डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं हम लोग? फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि हमने यहाँ से स्विच ऑन किया तो ये लाइट जल गई, बंद किया तो बंद हो गई, तो यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा होगा, और करंट इधर से चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर से चल रहे होंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। और इलेक्ट्रॉन का मास तो होता ही है, होता है कि नहीं? तो मैग्नीट्यूड भी हो गया, तो अब उसका मतलब उसका डायरेक्शन भी हो गया और मैग्नीट्यूड भी हो गया। लेकिन करंट तो स्केलर क्वांटिटी लिखते हैं ना, क्यों? तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज़ को वेक्टर होने के लिए खाली जो है, खाली मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, इससे नहीं पता लगता है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। उसके अंदर तीसरी एक चीज़ और भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वो है लॉ ऑफ ट्रायंगल को फॉलो करना चाहिए, लॉ ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, ये तीनों ही चीज़ें हैं मान लो, उसके बाद भी और क्या चीज़ होनी चाहिए? नहीं बेटा, वो सब इसी से बना है, पैरेललोग्राम वगैरह कुछ नहीं, सब पूरा वेक्टर के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ है, क्या? लॉ ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। और लॉ ऑफ ट्रायंगल जो है उसी से ही सारी चीज़ें बनती हैं। तो अब बताओ, तो और कौन सी चीज़ की ज़रूरत है? चौथी चीज़ की ज़रूरत है, वो उसकी यूनिट का होना भी कंपलसरी है। देखो यूनिट से भी तो पहचानते हो, देखो कैसे, जैसे हमने ये 5 लिख दिया, ठीक, एक लिख दिया हमने 5 मीटर, एक लिख दिया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या है? नंबर। ये क्या है? डिस्टेंस या लेंथ, जो भी बोल सकते हो। ये क्या है? तो अब ये वेक्टर हुआ कि नहीं हुआ? ये स्केलर हुआ कि नहीं? ये कोई भी नहीं, सिंपल नंबर है। तो इसमें वेक्टर स्केलर किसकी वजह से पहचान पाए? यूनिट की वजह से। तो एक चौथी चीज़, यूनिट का होना भी कंपलसरी है। अगर यूनिट नहीं है तो भी हम नहीं बता सकते हैं कि वो स्केलर है कि वेक्टर है कि सिंपल एक क्या है? कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ होनी चाहिए? पहले सबसे पहले वेक्टर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटी डालना, लिखो वेक्टर क्वांटिटी, और उसमें लिखो क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। पहली, फर्स्ट मैग्नीट्यूड, क्वामा सेकेंड डायरेक्शन, थर्ड क्या? यूनिट, थर्ड यूनिट भी होनी चाहिए। लिख गया? अच्छा, अब मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हो गई, यूनिट हो गई, और फोर्थ चीज कौन सी? लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ ट्रायंगल। अगर लॉ ऑफ ट्रायंगल नहीं है, लॉ ऑफ ट्रायंगल को फॉलो नहीं करता है, तो फिर वो स्केलर हो जाता है। जो करंट एग्जाम्पल दिया गया है ना, वो क्या करता है? वो लॉ ऑफ ट्रायंगल को फॉलो नहीं करता है, इसलिए क्योंकि उसमें यूनिट भी है। करंट की यूनिट लिखते हो कि नहीं? लेकिन वो क्या, किस चीज़ को फेल कर जाता है? लॉ ऑफ ट्रायंगल को। अब उसके बाद स्केलर आ जाएंगे। स्केलर, स्केलर के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और यूनिट। यूनिट दोनों ही केस में होना गया है, कंपलसरी है। खाली 5 लिख देने से थोड़ी इसको स्केलर बोल दोगे। लिखो स्केलर में नंबर 1 मैग्नीट्यूड, सेकंड क्या? यूनिट। लिख गया? अच्छा, अब एक बात बताओ, हम लोग वेक्टर किस तरीके का पढ़ते हैं? अच्छा, उसको सीधा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये बताओ वेक्टर होता कितने तरीके का है?
कौन कौन से 3 तरीके का? ये तो x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस जो बोलते हैं, ये तो एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस। यहाँ पर 3D जो है ना, इसमें विजुलाइज करोगे तो और मजा आएगी। अभी इसी से ही सब बताऊंगा पूरा, है ना। तो वो तो यूनिट वेक्टर हुए। हम तो ये पूछ रहे हैं वेक्टर होता है कितने तरीके का है। तो तुमने वहाँ पे वेक्टर कितने तरीके के पढ़े हैं, वो सब पढ़े होंगे ना। पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ये सब पढ़े थे ना। ये कैसे वेक्टर हैं? वेक्टर तो तुम बहुत पढ़ चुके हो फिजिक्स में। तो सबसे पहले तुमको ये पता होना चाहिए तुम वेक्टर किस तरीके के पढ़ते हो। वेक्टर सिर्फ 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से 2 तरीके के होते हैं? क्यों सत्यम? नहीं, खुशप्रीत बताओ। पढ़ के तो बहुत आए वेक्टर। मयंक बता सकते हो वेक्टर कितने तरीके का? के गायब कर दो तो 2D हो जाएगा, बाकी कोई बात नहीं। निकिता तुम बताओ कोई आइडिया? ये तो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है ये। तो हम लोग ध्यान रखेंगे वेक्टर एक्चुअल में 2 तरीके के होते हैं। पहला ये, जितना भी वेक्टर पढ़ा है वो सब अपने दिमाग से निकाल दो, वो सब जो अब पढ़ोगे वही सही वेक्टर है, ठीक है ना। जो वेक्टर होते हैं वो सिर्फ 2 तरीके के होते हैं। एक होता है फिक्स वेक्टर और एक होता है फ्री वेक्टर। फिक्स वेक्टर की पढ़ाई हम लोग के सिलेबस में नहीं होती है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके वेक्टर के बारे में बात करते हैं? फ्री वेक्टर के बारे में बात करते हैं। इसीलिए तो ध्यान दो, जब तुमने वेक्टर किया होगा तो जैसे मान लो कहीं एक वेक्टर ए लिखा है, सब सुनते रहे ना ढंग से। एक वेक्टर बी लिखा है, ठीक, और हमने ए का एक वेक्टर ए लिख दिया है और बी का वेक्टर हमने बी लिख दिया है। और हमसे किसी ने कहा कि ए बी वेक्टर निकालो, तो ए बी वेक्टर को क्या लिख देते हो? फाइनली ये तो इसको बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिखते हो कि नहीं लिखते हो? इसको ओ बी माइनस ओ ए ऐसा कुछ पढ़ा था कि नहीं? और थोड़ा ध्यान दिला देते हैं। ए बी वेक्टर लिखा है तो इसी को तुमने ऐसे भी पढ़ा होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए लिखा था कि नहीं लिखा था? तो तुमने वहाँ पे ध्यान दो, वेक्टर तो ए और बी दिया गया था, लेकिन तुमने एक पॉइंट और लिया है ओ, रेफरेंस पॉइंट। क्यों लिया ओ? वो इसलिए लिया है क्योंकि एक पहली बात, 2 बार बात करेंगे। पहली बात कि हम लोग तभी वेक्टर सॉल्व कर सकते हैं जब वो लॉ ऑफ ट्रायंगल हो, और लॉ ऑफ ट्रायंगल के लिए 3 पॉइंट का होना कंपलसरी है कि नहीं? इसलिए लिया जाता है। एक बात नंबर 2, हम लोग जो वेक्टर पढ़ते हैं वो कैसा वेक्टर पढ़ते हैं? फ्री वेक्टर। तुमने कभी क्वेश्चन जैसे फिजिक्स में भी किया होगा, तुमने ये थोड़ी कभी ध्यान दिया था कि जो पॉइंट वेक्टर क्या होता है? और एक बार दोबारा से भी बात करेंगे वेक्टर फिर क्या होता है, फिर हम नए तरीके से सोचेंगे, लेकिन आगे सोचेंगे, अभी नहीं। अभी जैसे तुमको वेक्टर ऐड करने को कह दिया जाता है तो तुम क्या करते हो? नॉर्मल आई को आई के साथ जोड़ दिया, जे को जे के साथ, के को क्यों? सुनो, ऐसा कर देते हो लेकिन उससे पहले ये सोचते नहीं हो कुछ भी। क्या किसी ने जो वेक्टर हमें दिया गया है ये तुमने जानने की कोशिश करी थी कि वो एक ही प्लेन के वेक्टर हैं? भाई हम तुमसे कुछ बोल रहे हैं तो तुम सुन पा रहे हो, क्यों? क्योंकि हम लोग एक ही प्लेन में हैं, ठीक। अब तुम नीचे वाले रूम में बैठ जाओ, अब उसको रूम नहीं बोलेंगे, प्लेन बोलेंगे, ठीक है ना। अब नीचे वाले प्लेन में बैठ जाओ जाके, सेकंड हॉल में, तो क्या हमारी आवाज़ को सुनाई पड़ पाएगी? तो हमने जब क्वेश्चन किया वेक्टर के तो पहले जानने की कोशिश ही नहीं करी कि हम एक ही प्लेन में हैं कि नहीं। हमने तो बस आई को आई से, जे को जे से, के को क्यों, इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं, ठीक। अब आई को आई से, जे को जे से, के को के से क्यों कर देते हो? वो इसलिए कर देते हो क्योंकि हमको एक बात पता है, लॉ ऑफ ट्रायंगल। क्या पता है? लॉ ऑफ ट्रायंगल। क्योंकि कोई भी चीज़ है वो तभी फॉलो हो पाएगी जब वो लॉ ऑफ ट्रायंगल को फॉलो करती है। अब दूसरी बात,
हम लोग जब कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं अभी, तो हम कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि जो वेक्टर गिवन है वो एक ही प्लेन में है कि डिफरेंट प्लेन में। क्यों? अब असली आंसर, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कैसा वेक्टर पढ़ रहे हैं? फ्री वेक्टर पढ़ रहे हैं। फिक्स वेक्टर की पढ़ाई नहीं करते हम लोग, सिर्फ फ्री वेक्टर की। अब मान लो जैसे हम एक, अब वो फ्री वेक्टर की पढ़ाई करते हो, इस वजह से उसमें लॉ ऑफ ट्रायंगल की जरूरत पड़ती है, इसीलिए एक रेफरेंस पॉइंट ओ लिया जाता है। कैसे? अब जैसे मान लो एक तुम यहाँ बैठो, ए वेक्टर हो, ठीक, नीचे वाले रूम में जो बैठा वो बी वेक्टर है, हम कहते हैं दोनों आपस में मिलो, तो कैसे मिलोगे? हम फिक्स हो गए ओरिजिन, तो ओ से ए से बी और बी से ओ, बन गए ट्रायंगल। ठीक, अब लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? लॉ ऑफ ट्रायंगल वो तो कुछ नहीं होता है। ये कौन सा लॉ ऑफ ट्रायंगल? ये तो पाइथागोरस हमको लग रहा है सुनाने जा रही थी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ये तो डॉट प्रोडक्ट है। ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या था? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ये तो वेक्टर में ये पढ़ा था ना। ये क्या है? डॉट प्रोडक्ट है। इसी का दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट। हम तो उसके अंदर घुसे ही नहीं, अभी तो हम तो वेक्टर ही नहीं शुरू किए हैं। तो इतनी देर की पढ़ाई में सबको दिमाग में क्या बात आनी चाहिए? पहली कि हम लोग फ्री वेक्टर पढ़ते हैं, और फ्री वेक्टर के अंदर जितनी कहानी पढ़े हो ना, कौन सा? पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ये सब क्या हैं? फ्री वेक्टर के काइंड हैं। ये फ्री वेक्टर के क्या हैं? काइंड्स हैं। ठीक है, अब उसके आगे मैं और बढ़ता हूँ। हम लोग को ये पैरेललोग्राम वगैरह कुछ नहीं, वेक्टर को ऐड करने के लिए क्या करते हो? ये सब क्यों करते हो? वो इसलिए करते हो क्योंकि उसके पीछे सिर्फ छुपा हुआ है एक ही रीजन, क्या? लॉ ऑफ ट्रायंगल। लॉ ऑफ ट्रायंगल। लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? ये सब कुछ नहीं होता, ये सब गलत पढ़ाया है, वो सब फर्जी। ये जो तुम लोग पढ़ के आए हो ना, ये सब मूर्खतापूर्ण काम है। ये क्या है? ये तुम उसमें बताया कि ए वेक्टर का ये टेल है, ये हेड है, दूसरे वेक्टर का टेल और पहले वेक्टर का हेड जोड़ो, उसके बाद जो मिलेगा तो पहले वेक्टर का टेल, ये दूसरे वेक्टर का हेड है, इसको ज्वाइन कर दो तो ये इसका रिजल्टेंट हो जाता है ना। ये सब कोई कहानी नहीं है, सब बेकार है, इससे कोई मतलब नहीं है। इसके पीछे सिर्फ एक ही चीज़ है, और उस चीज़ का नाम है लॉ ऑफ ट्रायंगल। वेक्टर में कोई एडिशन नहीं, कोई सब्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ एक चीज़, क्या? लॉ ऑफ ट्रायंगल। लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? पैरेललोग्राम भी नहीं, सिर्फ एक ही चीज़, कौन? लॉ ऑफ ट्रायंगल। लॉ ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो ये होता है, साइक्लिक ऑर्डर में वेक्टर सम 0 होता है। अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे लॉ ऑफ ट्रायंगल और ये लिखेंगे। हम लोग वेक्टर में जो प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से करते हैं। ये देख रहे हो ना, ये जो पोजीशन वेक्टर वगैरह लिखते हो ना, ऐसा क्यों लिखते हो? तुमसे पूछ लेना तो तुम कुछ नहीं बता पाओगे, तो तुमको याद बड़ा अच्छे से है। क्यों? क्योंकि मास्टर जी ने ये कहा था कि जो बाद में वेक्टर लिखा है उसको पहले लिख दो, और जो पहले लिखा उसको बाद में लिख दो, बीच में माइनस निकाल दो तो ए भी वेक्टर आ जाएगा। ऐसा मास्टर जी ने कहा था, लेकिन ये तो कुछ नहीं है, एक ही बात है। सिर्फ इसके पीछे कौन छुपा है? लॉ ऑफ ट्रायंगल। तो लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? इधर बोर्ड में देख लेना, साइक्लिक ऑर्डर में वेक्टर सम क्या होना चाहिए? 0, साइक्लिक ऑर्डर में। अब साइक्लिक ऑर्डर किधर से भी चल सकते हो, देखो ए बी बी सी सी, इसका सम क्या होगा? 0, चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो। साइक्लिक ऑर्डर में वेक्टर सम क्या? 0। अब देखो, तुमको वो भी अगर मैं पूछ लूँ ना, तो तुमने वो भी नहीं बता पाओगे सही से, क्या कि जैसे वेक्टर ऐसे चल रहा है, एक वेक्टर चला है, एक का हेड एक का टेल जोड़ दिया तो वेक्टर का डायरेक्शन तुम बना लेते हो। लेकिन मान लो एक ऐसे चल रहा है, एक ऐसे चल रहा है, फिर एक ऐसे जा रहा है, और फिर आपस में जोड़ दिया तो उसका एरो का डायरेक्शन क्या होगा बताओ? इधर से ऐसे चल रहा होगा कि ऐसे चल रहा होगा? हम तो केवल एक ही चीज़ जानते हैं, ऐसे ऐसे गया है तो ये जो मिलेगा इसका डायरेक्शन ऐसा होगा। अगर ऐसे जा रहा हो, ऐसे जा, एक ऐसे गया, एक ऐसे गया, एक ऐसे चला गया, और फिर एक ऐसे आ गया, और इससे जोड़ दिया, बताओ ये एरो इधर आएगा कि इधर जाएगा? तो
तो हमको ये भी नहीं पता है, ये भी कौन बताता है, लॉ ऑफ ट्रायंगल बताता है। और इसी चीज़ को जब जनरलाइज कर देते हैं तो उसी को पैरेललोग्राम नहीं, लॉ ऑफ पॉलीगन बन जाता है। क्या लॉ ऑफ पॉलीगन क्या है, साइक्लिक ऑर्डर में वेक्टर सम 0। अब देखो जैसे तुमने पोजीशन वेक्टर वगैरह निकाला था ना, क्यों निकाला था, इधर देखो ज़रा, जब भी दो वेक्टर होते हैं तो इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है जब दो होते हैं, और वो रेफरेंस पॉइंट का नाम होता है ओरिजिन। रेफरेंस पॉइंट का नाम क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। और ओरिजिन क्यों लेते हैं, क्योंकि उससे हमें मिलेगा लॉ ऑफ ट्रायंगल। आप ज़रा ध्यान दो, इससे हमने जोड़ दिया, और जब इसको जोड़ दिया तो तुरंत हमारे दिमाग में बात आएगी कि साइक्लिक ऑर्डर में वेक्टर सम क्या होता है, 0। तो इससे हमने ऐसे किया, ऐसे किया। अब ये ए बी वैक्टर प्लस बी ओ वैक्टर प्लस ओ ए वैक्टर इक्वल टू क्या हुआ, 0, ठीक। अब हमें ए बी वैक्टर निकालना था, तो ए बी वैक्टर जिसको निकालना है एक साइड और जिसकी वैल्यू नोन है उसको दूसरी साइड, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। और फिर हमारे दिमाग में बात यह आई कि अगर ए बी वैक्टर लिखा आगे माइनस साइन लगा दो तो बी ए वैक्टर बन जाता है कि नहीं एक्सक्यूज मी। तो यहाँ से ए बी वैक्टर इक्वल टू, ये माइनस साइन हट जाएगा तो ओ बी वैक्टर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, देख लो, इसीलिए ऐसा लिखते हो। और इसको मास्टर जी ने कैसे याद दिलाया था, आप तुम भी वैसे याद रख लोगे क्या, कि जो बाद में वेक्टर लिखा वो पहले और जो पहले लिखा वो खत्म। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ए बी इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए। समझने में आज कार्यक्रम ज़्यादा है, ठीक है। आज चंगू मंगू कहाँ रह गए, अच्छा अरे अच्छा अच्छा, लिख गया। अब यही चीज़ जानते हो क्या है, इसी को देखो, इसी को वेक्टर का एडिशन बोलते हो, बोलते हो कि नहीं, कहाँ कैसे बोलोगे बताओ, नहीं इसी को ही बोलते हैं, देखो कैसे, देखो लॉ ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो डायरेक्शन भी बताता है। जैसे कोई कहते हैं ए बी वैक्टर, तो इसका डायरेक्शन, सही डायरेक्शन क्या है, देखो इधर ये ए बी लिखा है ना, तो तुमको जब फिगर उन्होंने बताया होगा, देखो कैसा बताया है, इसका ये इसका फिगर पता है, वेक्टर में हर बात का फिगर होता है। हम तुमसे कहते हैं डॉट प्रोडक्ट का फिगर बताओ, तो उसका भी फिगर है, हर चीज़ का फिगर है। वेक्टर कैसे पढ़ा जाता है, वेक्टर हमेशा 2 बार पढ़ा जाता है। पहला वेक्टर को पढ़ा वेक्टर के तरीके से, ठीक, फिर दूसरी बार वेक्टर पढ़ा किसके तरीके से, ज्योमेट्री के तरीके से। हर चीज़ की क्या बात है, 2 बात हैं, ठीक। और फिर हम फिर एक तीसरी बात और आती है, लेकिन वो आगे आती है। वेक्टर अगर खाली पढ़ना है तो 2 तरीके से, एक वेक्टर को वेक्टर के तरीके से और दूसरा एक वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड काम होता है। मतलब यानी प्रॉपर्टीज़ भी नहीं बोलेंगे, बेसिकली उसको ज्योमेट्री बोला जाता है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर कोई कहते ये ए बी वैक्टर है, हम कहते हैं ओ ए और ओ बी का डायरेक्शन बताओ सही से, तो तुम एरो नहीं लगा पाओगे, तुमको एरो लगाना भी सिखाता है ये लॉ ऑफ ट्रायंगल। देखो क्या बता रहा है, ए बी वेक्टर है तो उसका ओ से बी एरो चलना चाहिए, ये क्या चलना चाहिए, ओ से ए। अब ध्यान से देख, वो माइनस वाले में यही करते थे, डायरेक्शन ये एक का चेंज कर दिया जाता था कि नहीं, ए देखो इधर ऐसे चलते थे, ऐसे चलते थे, और माइनस जब होता था तो वो ऐसे की जगह ऐसा हो जाता था कि नहीं, ये वही लिखा हुआ है। अब इसी यही चीज़ प्लस में भी है, यही चीज़ क्या है, प्लस। देखो तुमको ये सीखा है ना, ए बी सी, और यहाँ से हम लोगों ने यही तो सीखा है, ए सी वैक्टर इक्वल टू ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर सीखा है ना। अब देखो क्यों सीखा है ये, इधर छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, हमें तो सब एक ही बात बताए, लॉ ऑफ ट्रायंगल, ठीक। तो ए बी बी सी और तीसरा क्या होना चाहिए, प्लस सी ए इक्वल टू 0 होना चाहिए कि नहीं। अब हमें ए बी प्लस बी सी की वैल्यू निकालनी थी ना, तो ए बी ऐसे रखा, बी सी ऐसे रखा, इसको माइनस सी ए लिख दिया, और माइनस साइन हटा देंगे तो क्या आ जाएगा,
देख लो, इसीलिए तुमको ये सिखाया जाता है कि एसी का डायरेक्शन ऐसा होगा। समझे बात? अपनी कॉपी में एक ये लिखना है, ये पहला ये लिखना है, दूसरा ये लिखना है, और तीसरा ये कैसे चेंज हुआ, ये तीन चीज़ें। हर चीज़ वेक्टर में क्या है, लॉ ऑफ ट्रायंगल, पहले वो, फिर दूसरा ये, तीसरा ये, पोजीशन वेक्टर तक याद रहे। देखो मंडे से सबको ही बता देता हूँ, मंडे से जो है ना एक हम क्लास शुरू कर रहे हैं 12 बजे से। तो तुम लोग को जिसको लगता है कि हमें 12th का स्टार्टिंग से कोई रिवीजन की ज़रूरत है, कुछ हम भूल भाल गए हैं, तो ऑफलाइन केवल होगा, ऑनलाइन कुछ नहीं होगा। तो 12 बजे से आ सकते हो। अभी शुरू में मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 3 दिन हम रखेंगे, ठीक है? मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 12 बजे से। तो उसमें शुरुआत से पहले 12th का ही पढ़ाऊँगा, ठीक है? तो उसमें तुम लोग आ सकते हो। आज जितना भी शुरू से ही मैं पढ़ाऊँगा, फाइनली या तो फंक्शन से पढ़ाऊँगा या तो ग्राफ से पढ़ाऊँगा। तो पूरा आके ऑफलाइन यहाँ रिवाइज़ कर लो, तो तुम लोग का 12th का एक बार फिर से रिवीजन भी हो जाएगा, समझे? क्योंकि उसमें कुछ बच्चे और भी आएंगे, तो तुम लोग का इधर से चलता जाएगा, और जब अपना पूरा 12th वाला रिवाइज़ हो जाए तो फिर ख़त्म, बात ख़त्म हो गई बात। अब आगे देखते हैं ठीक है? तो लिख गया ये। तो अब इसके बाद तो उसमें हम लोग जो है ना ग्राफ से शुरू करेंगे हम टोटल, ठीक है? मंडे को 12 बजे से, ठीक है? 1.5 घंटे, हाँ। अरे ये अब आगे लिखो, ये लिख गया ना पूरा? अच्छा, अब लिखेंगे आगे नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, अब कोई ये पूछता है कि हमको ये बताओ कि यूनिट वेक्टर क्या होता है? क्या होता है यूनिट वेक्टर? 10 बार तुमने लिखा है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? भाई फिजिक्स में पढ़ा है ना, तो बिल्कुल बता सकते हो। तो बताओ यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? दो तरीके से सोचना। एक सिंपल तरीका ये है कि यूनिट वेक्टर वो होता है जिसके मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है, 1। भाई यही तो पढ़ा है। और यूनिट वेक्टर को हम लोग किससे लिखते थे? कैप से लिखते थे कि नहीं? तो वहाँ पे 2 पंक्तियाँ लिख लो, लिखो इट इज़ ए डिनोटेड बाई ए कैप, इट इज़ ए डिनोटेड बाई ए कैप। और ए कैप के लिए हमको बताया था ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इतनी बात हम लोग को बताई गई है। अब उसके बाद दूसरी बात ये है कि यूनिट वेक्टर के लिए हमको ये बताया जाता है कि जिसका मॉडुलस की वैल्यू 1 हो। तो एक बात बताओ, किसका मॉड की वैल्यू 1 हो? कैप का मॉडुलस होना चाहिए 1 कि ए वेक्टर का मॉड 1 होना चाहिए? ए वेक्टर का मॉड क्या होना चाहिए? 1। लिखा यही है लेकिन ये गलत है, ठीक है? हमेशा हमें ध्यान रखना, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो ए कैप और ए वेक्टर सेम हो गए कि नहीं हो गए? तो सही बात ये है, अब ध्यान से सुनना, सही बात ये है कि अगर कोई यूनिट वेक्टर बोलता है तो ए कैप के मॉडुलस की वैल्यू 1 होती है। लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, क्या सॉल्व कर रहे होते हैं? क्वेश्चन। तो अगर कोई हमसे यूनिट वेक्टर कहता है तो हम सिर्फ वेक्टर के मॉडुलस को 1 करते हैं जब क्वेश्चन में कर रहे होते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड क्या है? कैप का मॉडुलस क्या होना चाहिए? 1। एक ये बात हो गई। अब इतना लिखने के बाद फिर से एक बात दोबारा क्वेश्चन आएगा, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? ये तो सॉल्व करना हम लोगों ने जाना ना, हम कहते हैं इसका मतलब क्या है, थोड़ी मतलब पता भी मतलब क्या है। सॉल्व कैसे करते हैं? तो हम कहेंगे मॉडुलस 1 होना चाहिए। इसको लिखते कैसे हैं? तो हम बोलेंगे ए वेक्टर अपॉन मॉड है।
लेकिन इसका मतलब क्या है, क्या बताओगे? हाँ कुछ भी बोलो। रियांशक, 11th में तो 11th में ही तो फिजिक्स में पढ़ा था ना, तो बताओ। तो तो यूनिट वेक्टर जो है ना वो डायरेक्शन को भी बताता है। किसको बताता है? डायरेक्शन। ठीक है, जैसे मान लो हमको निकिता के घर जाना है, लेकिन वेक्टर के टर्म में, तो कैसे जाएंगे हम लोग? क्यों रियांशा, कैसे जाएंगे? मतलब ऐसा है नहीं स्कूटी उठा ले चले जाएंगे ऐसा नहीं, वेक्टर में कैसे जाएंगे? तो देखो इसको इसी भाषा में याद रखना, फिर लिखवा तो हम मैथमेटिकल वाली भाषा लिखवा देंगे। जैसे मान लो हमको सबके घर आना है, मान लो तुम्हारे घर आना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना मैग्नीट्यूड निकालूंगा। क्या निकालूंगा? मैग्नीट्यूड। और जिसके घर जाना है उसका यूनिट वेक्टर निकाल दूंगा। उसका क्या निकाल दूंगा? और मैं अपने मैग्नीट्यूड से तुम्हारे यूनिट वेक्टर में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मैं तुम्हारे घर चला गया। ठीक है ना? तो यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करता है। देखो तो अब मैं लिखवा रहा हूँ, अभी तुम अपने आप कुछ नहीं लिखो, अपने आप कुछ नहीं हम लिखवाएंगे। ए वेक्टर whose magnitude lambda, a vector whose magnitude lambda in the direction of vector A is given by, अब देख बोर्ड पे देख लेना, lambda a cap. A vector whose magnitude lambda in the direction of vector A is given by lambda a cap. ठीक, ये होता है। तो जब कभी कोई वेक्टर में बोलेगा हम तुम्हारे घर जा रहे हैं, तो समझ जाना कि इनडायरेक्ट फॉर्म में किसी से बोलना है हमको तुम्हारे घर आना है, तो ऐसा मत बोलो, तो उसको बोलो हम अपने मैग्नीट्यूड से तुम्हारे यूनिट वेक्टर में मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर का मतलब खत्म हो गया है। अब इसके आगे लिखते हैं टोटल फ्री वेक्टर। क्योंकि फ्री वेक्टर नहीं पढ़ रहे होते तो हमको जितने भी क्वेश्चन है ना, सबसे पहले ये जानना पड़ता है कि दिए गए वेक्टर एक ही प्लेन में है कि नहीं। भाई हमारी तुम्हारी बातें क्यों हम एक दूसरे की सुन पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक ही प्लेन में हैं। अगर हम लोग अलग अलग प्लेन में होते तो हम कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, अब कभी नहीं पढ़ोगे, उसके लिए सिस्टम ही पूरा अलग चलता है। पूरा वो मतलब बहुत स्टैंडर्ड उस पर काम करते हैं। तब पहले पूरा सब निकाला जाता है। एक मैथमेटिक्स होती है क्या, ये जो अलजेब्रा है और ये जो वेक्टर है ये आपस में मिल जाती हैं, तो उसका नाम होता है वेक्टर अलजेब्रा। वहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा पढ़ाई होती है। और फिर वहीं पे एक चीज़ और भी निकल के आती है, वहाँ से एक तीसरी किताब और निकल के आती है जो ना तो वेक्टर है ना ही स्केलर है। जो वेक्टर भी नहीं, जो स्केलर नहीं, उनके बीच में तीसरी चीज़ होती है क्या, टेंसर। फिर एक टेंसर की पढ़ाई चलती है। टेंसर क्या है, आइंस्टीन और न्यूटन मिलके आपस में काम किए थे, ये वो मैथमेटिक्स है। और वो मैथमेटिक्स का काम भी बहुत आसान है क्या, वो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के कैलकुलेशंस को बहुत आसान भी कर देती हैं। हम लोगों ने तो पढ़ा है उसको, तो बहुत आसान कर देती हैं। उसमें सब नोटेशन चलते हैं। जैसे तुम लिखना क्यों जानते हो? अरे इसलिए जानते हो ना कि तुम हिंदी भी इंग्लिश क्यों लिखना जानते हो, क्योंकि तुमने शुरुआत से बचपन से अल्फ़ाबेट पहले सीखे, फिर उसके बाद उनको वर्ड बनाना सीखा, ऐसे ही तो सीखा है ना। तो ऐसे ही टेंसर की भी अपनी पूरी एक हिस्ट्री है। पहले उसके नोटेशन जानो, फिर उसको बनाना सीखो। और उसको वो बनाना सीख, वो बहुत बड़ा काम नहीं होता है, मुश्किल से जो है ना 3-4 महीने लगते हैं। 3-4 महीने के कम ही का हो, थोड़ा लगेगा, उसको सीख जाओगे। एग्जैक्टली अगर सही से काम करोगे तो 3 से 4 महीने में वो सब सीख जाते हैं। तो उन सब से ये, जैसे तुम फिजिक्स भी सॉल्व करने तो उससे भी सॉल्व होती है, ये SCB वगैरह उससे भी काम किया जा सकता है। तो वो एक मैथमेटिक्स अलग है, लेकिन वो अपने स्टैंडर्ड पे यूज़ नहीं कर सकते हैं वो, वरना जो है ना ये सब इंटीग्रेशन वगैरह जो है ना, जैसे सॉल्व करने रहते हैं उतने बड़े सॉल्व ही नहीं करने पड़ेंगे, बस नोटेशन से सॉल्व होते चले जाएंगे, आंसर आ जाएगा, तुमको पता भी नहीं लगेगा। तो अब अगला वेक्टर लिखते हैं।
इंजीनियरिंग करने वाले लोग टेंसर नहीं पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते। आए नहीं, उसकी कुछ कंडीशंस और होती हैं। ऐसे तो हर स्केलर क्वांटिटी वेक्टर है भाई, ऐसे सोचोगे तो हर स्केलर क्वांटिटी क्या है उसका मतलब जैसे तुमने सरफेस टेंशन पढ़ा होगा ना, तो सरफेस टेंशन चैप्टर पढ़े हो ना फिजिक्स में, तो उसमें क्या है, ऐसे तो तुम सरफेस टेंशन में पढ़ोगे कि सब कुछ क्या है स्केलर लेकिन वहाँ ध्यान करो जब एक उसके ऊपर स्ट्रिप लेके एरिया को वेक्टर बनाया जाता है तो एरिया वेक्टर थोड़ी होता है, एरिया कैसी क्वांटिटी स्केलर, लेकिन एक स्पेसिफिक पार्ट को लेके काम किया गया तो क्या बन गया वेक्टर। तो वो हर चीज़ को हम लोग वेक्टर में कन्वर्जन कर सकते हैं, लेकिन वो फिर स्ट्रिप के फॉर्मेट में काम होगा, ये सरफेस थोड़ी सी लेनी पड़ेगी, ऐसा काम करा जा सकता है। चलो अब उन सब से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो आ जाते हैं, लिखते हैं, लिखो क्या लिखेंगे हम लोग, ये पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर कैसे होते हैं, पैरेलल भी कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के पैरेलल होते हैं। कौन कौन से पैरेलल, हाँ जैसे अब ये दोनों देखा जाए, ये दोनों पेन पैरेलल हैं लेकिन इनकी कैप क्या है सेम डायरेक्शन में है, ये भी पैरेलल है लेकिन कैप क्या हो गया अपोजिट डायरेक्शन, यानी लाइक पैरेलल और अनलाइक पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, जब देखो हम वेक्टर बोला करेंगे ना तो कॉपी में कैसे ए वेक्टर बोला तो उसके ऊपर एरो लग जाएगा, बी वेक्टर बोला तो उसके ऊपर एरो लग जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं टू वेक्टर ए एंड बी, टू वेक्टर ए एंड बी आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर if a vector equal to lambda b vector for every lambda belongs to real number, for every lambda belongs to real number। तो लैम्डा कोई भी नंबर हो सकता है पॉजिटिव या निगेटिव, जीरो नहीं बोलोगे क्योंकि नल वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, लिख गया। अच्छा पैरेलल वेक्टर की कंडीशन होगी, जैसे कहा दो वेक्टर पैरेलल ए और बी, तो एक ए वेक्टर इक्वल टू क्या लिख दोगे लैम्डा बी, ये क्वेश्चन में बहुत काम आएगा। अब बात यह है कि कोई हमसे जानना चाहेगा कि लाइक पैरेलल है कि अनलाइक पैरेलल है, तो कैसे पता लगता है, ये भी पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने, हाँ करेक्ट, कौन सा पॉजिटिव निगेटिव, तो पॉजिटिव किस में देखा जाता है, नहीं नहीं मतलब यहाँ पे हम कहते हैं पॉजिटिव देखो तो क्या ए देखो, हाँ बिल्कुल सही, ये बात बिल्कुल हमको ध्यान है क्या कि अगर लाइक पैरेलल है तो लैम्डा ग्रेटर देन जीरो वेक्टर ए एंड बी आर लाइक पैरेलल, और लैम्डा अगर लेस देन जीरो है तो यहाँ पे अनलाइक पैरेलल हो जाएगा, यानी एंटी पैरेलल हो जाएगा। लग गया। तो ये जो वो पॉइंट हम लोगों ने जाने जिनकी हमें ज़रूरत रहती है। अब देखो एक्चुअल में जैसे अभी हम लोग जो वेक्टर पढ़ते हैं ना, ये वेक्टर भी गलत ही पढ़ते हैं। गलत का मतलब क्या है, मतलब पढ़ाई तो सही होती है लेकिन तरीका जो पढ़ाने का है वो गलत है। एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे वेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन जानते हैं और उसके बाद सीधे कहाँ आ जाते हैं, स्केलर पे आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये वेक्टर की इंफॉर्मेशन के साथ और स्केलर वेक्टर के बीच में भी वेक्टर होता है, वो क्या होता है वेक्टर ज्योमेट्री। क्योंकि हम लोग इतना कोई ज्योमेट्री पे ध्यान नहीं देते इसलिए उसके बारे में पढ़ते नहीं हैं। ज्योमेट्री में होता क्या है, जितना भी 10th क्लास में पूरी मैथ्स पढ़ी है ना, वो पूरी की पूरी मैथ्स जो है उसको वेक्टर से सॉल्व करनी सिखाई जाती है, एक बात। और जब वो 10th वाली जान जाते हैं तो उसी को लेकर चाहे पाइथागोरस हो, चाहे ट्रायंगल्स की थ्योरम हो, चाहे सर्किल की थ्योरम हो, टोटल वो किसके ऊपर चलती हैं, वेक्टर के ऊपर चलती हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर उसमें क्या जाना जाता है, उसी से ज्योमेट्री और बढ़ जाती है, तो वहाँ पे फिर पैरेललोग्राम के ऊपर काम करने चालू हो जाती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल पे चालू हो जाती है, फिर ये जो सरफेसेस जो बनती हैं
कारपेट, ये जो कारपेट भी, अगर कारपेट ऐसे बोलते हो तो कुछ नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ध्यान से देखो कारपेट के ऊपर तो एक ज्योमेट्री बनी रहती ना, है तो वो ज्योमेट्री ही ना। अगर कारपेट जो है बीच से ऐसे फोल्ड कर दो तो ध्यान से देखो कोई ना कोई ज्योमेट्री ही तो रहती है, चाहे कोई भी फिगर बनाओ, चाहे सर्किल का हो या ट्रायंगल का हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम, इसके अलावा और क्या रहता है, चिड़िया थोड़ी बनी रहती है उसमें। तो उनको मैथमेटिक्स में जो है ना कारपेट प्रॉब्लम ही बोला जाता है, ठीक है। तो वो पूरा जितनी भी डिज़ाइनिंग है, कोई भी जो देखो तुम घर पे भी अगर दीपावली के टाइम में रंगोली बना रहे हो तो कोई ना कोई ज्योमेट्री ही तो डिज़ाइन कर रहे हो, उसमें सिमेट्रिकल पैटर्न रखते हो, मैथमेटिक्स के एंगल से सोचो उसको, ठीक है। तो वो सब क्या है, सिमेट्रिकल। तो ये सब चीज़ें जो हैं इनको फिर कहाँ से, वेक्टर से ही सॉल्व करना सीखा जाता है, लेकिन वो सब चीज़ें हम लोग के सिलेबस में नहीं है, क्योंकि हम लोग उस तरीके से काम नहीं करते। अगर ये चीज़ें जानता कौन है, ये भी तुमको बता दूँ, जैसे प्योरली अगर हम लोग वहाँ पे काम करने लग जाएं, क्या कहते हैं कि प्योर वेक्टर के ऊपर काम करने लग जाएं, या फिर सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो ज्योमेट्री का पोर्शन है आयनमों के लिए उसके ऊपर काम करें, वो भी फर्स्ट राउंड में नहीं, थर्ड में, सेकंड में, तब जाके जो है इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज तो ऐसे नहीं पड़ती है। जैसे फर्स्ट राउंड जैसे उसके लिए तुम करोगे तो प्री आरएमओ, उस समय ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद तो उसमें ज़्यादा सिमिलर ट्रायंगल, ये सब ट्रायंगल चलते हैं, लेकिन उसके आगे जब जैसे बात करोगे तो फिर वो इन्हीं के थ्रू ही काम होता है। अब यहाँ से फिर हम लोग, चूँकि हम लोग को भी ये काम नहीं करना है, इसलिए अब हम लोग भी अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। क्या डाल दो हेडिंग यहाँ पर, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, और इसी का नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। एक बात और सबको ध्यान दिलाना चाहेंगे, जितना भी वेक्टर पढ़ रहे हो ना, इसमें होता क्या है, अब हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। वेक्टर जो है हम लोग को पढ़ना कहाँ पड़ता है, ट्रिपल प्रोडक्ट तक, ट्रिपल प्रोडक्ट। लेकिन हम चाहें तो वेक्टर को 4 प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। 5 तो आज तक कभी नहीं पूछा गया, मान लो 4 तक भी करते हैं, क्योंकि हम लोग 4 प्रोडक्ट तक लेके जाएंगे हम लोग। तो वहाँ पे सॉल्विंग में क्या होती है, 4 से 3 में कन्वर्ट होता है, 3 से 2। अब जहाँ 2 वेक्टर का प्रोडक्ट होगा वहाँ पे 2 चीज़ें निकल के आती हैं, जिनको तुमने पढ़ के रखा है। क्या, एक डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है और एक क्या पढ़ा है, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, तो हम लोग भी शुरुआत करते हैं जरा। ये हम लोगों ने पढ़ा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, अब अपने चैप्टर के अंदर एंट्री हो गई है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। लेकिन अगर मैं पूछूं इसका फिगर कैसे बनता है, तो बता सकते हो इसका फिगर कैसे बनता है? कैसे इसका फिगर होता है? क्या देखो, हमेशा एक बात ध्यान रखना हमारी, तुमको ऐसे पढ़ने को नहीं मिलेगी। जितनी भी वेक्टर की पढ़ाई होती है वो सारे वेक्टर क्या होते हैं, एक ही पॉइंट से निकलने वाले होते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, को टर्मिनस। अगर ज्योमेट्री की भाषा है तो को टर्मिनस बोले जाएंगे, ठीक है। और जैसे मान लो 2 हैं, इसको तुम फिजिक्स के फॉर्मेट में भी बात कर सकते हो, जैसे 2 चीज़ें हैं खाली, तो 3 2। अभी हम लोग क्या चले, 2 वेक्टर के ऊपर चल रहे हैं ना, 2 से फिर 3 पे जाएंगे, 3 से फिर कहाँ जाएंगे, 4। तो जब 2 वेक्टर हैं तो देखो तुमने फिजिक्स में ऐसे रे पढ़ी है ना, क्या एक रे ऐसे भी चल सकती है और एक रे ऐसे भी चल सकती है। तो इसमें तुमने पढ़ी ना कन्वर्जेंट रे और डाइवर्जेंट। इसका नाम क्या पढ़ा है, डाइवर्जेंट। इसका कन्वर्जेंट पढ़ा है कि नहीं? तो अरे पढ़े हो ना भाई, यही तो पढ़ते हो। और इसी चीज़ को क्या बोल सकते हैं, को इनिशियल, को इनिशियल, ठीक है। तो जब भी डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात होगी, ए डॉट बी, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखेंगे इसका जो फिगर होता है एक्चुअल में डाइवर्जेंस रे को रिप्रेजेंट करता है, इस तरीके से ये इसका फिगर होता है। और बीच में एंगल क्या होता है, थीटा, ये एंगल होता है थीटा। अगर गलती से कन्वर्जेंट रे हो तो ये फार्मूला भी वैलिड नहीं होता है। जैसे मान लो ये इसका फिगर ये होता है, अगर मान लो हम लोग के पास ऐसा वेक्टर आ गया,
और ये एंगल थीटा है, तो कोई कहते हैं कि ए डॉट बी की वैल्यू ये है, तो हम कहेंगे गलत है और कोई बात ही नहीं होगी। तो ए डॉट बी क्या होता है फिर, तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे तो कैसा दिखना चाहिए, हमेशा डाइवर्जेंट दिखना चाहिए। तो वहाँ पर हमेशा इधर सुनो, इधर देखो, सिर्फ इधर देखना। तो एक वेक्टर को एक्सटेंड किया जाएगा, एक वेक्टर को एक्सटेंड कर लिया, तो अब इसका एरो इधर दिख रहा है। वेक्टर में क्या कोई इनिशियल और एंडिंग पॉइंट थोड़ी है, ठीक। तो यहाँ पे अब ये एंगल कितना हो गया, पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे जो कॉस के साथ चलेगा वो एंगल पाई माइनस थीटा चलेगा, और कॉस पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। समझे नहीं कि देखो इधर क्या हो रहा है, ये एरो ऐसे जाके ऐसे जा रहा है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि वेक्टर हमेशा कैसे दिखने चाहिए, डाइवर्जेंट। अब यहाँ पे देखो इसको जब एक्सटेंड कर दिया तो डाइवर्जेंट दिखने लगे, तो डाइवर्जेंट के बीच का एंगल थीटा है ना, तो यहाँ डाइवर्जेंट के बीच का एंगल कितना हो गया, ये टोटल पाई है ना, तो ये थीटा है, तो इतना क्या होगा, पाई माइनस थीटा, इसलिए। बात समझे। अब देखो इसके बाद इसके नोट्स वाले पॉइंट आएंगे। अच्छा, ये जो वेक्टर के बीच में एंगल बनना है, हमेशा कितने तरीके का एंगल होगा, 3। कौन सा, एक एक्यूट, और दूसरा क्या, ऑब्ट्यूज, और थर्ड राइट एंगल। ठीक, इन्हीं 3 के ऊपर तो पढ़ाई करते हैं ना एंगल पे। तो लिखो, प्रॉपर्टीज डाल देंगे हेडिंग। ज्योमेट्री कहाँ से बननी शुरू हो जाएगी, ये इतना लिखे। चलो अब देखते हैं, पहले प्रॉपर्टीज डाल दो। तो यहाँ पर ए डॉट बी ग्रेटर देन 0, हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे जितनी भी प्रॉपर्टीज लिखी जा रही हैं वो सब की सब किसके लिए लिखी जा रही हैं, डाइवर्जेंट रे के लिए लिखी जा रही हैं, ठीक है। तो ए डॉट बी अगर ग्रेटर देन 0 है तो थीटा हमेशा एक्यूट एंगल होगा। अच्छा, एक बात और भी जान लो, एक बताओ, ये जो वेक्टर में थीटा लिखा है ये एंगल कितना होता है, थीटा कहाँ से कहाँ तक जाता है, 0 to पाई होता है, पाई/2 नहीं होता है, क्योंकि रे है ना। तो जैसे ही पाई, इधर देखो ऐसे है ये दो वेक्टर, ठीक। अब ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे क्या, ये पीछे इसको ऐसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये अब ये एंगल अगर देखा जाएगा तो ये एंगल देख रहे हो, इसको जैसे तुम घुमाओगे तो पाई जैसे एंगल कंप्लीट होगा तो फिर से वही दिखने लग जाएगा कि नहीं। अरे ये समझो थोड़ी देर के, एक्स एक्सिस है, ये एक लाइन है, ये है, तो अब तुम पेन के हेड को देख रहे हो तो तुमको लग रहा है वो पूरा 2 पाई घूम रहा है, लेकिन यहाँ देखो इसको जैसे क्रॉस किया तो एंगल फिर से वही इधर मिलने लगा कि नहीं मिलने लगा, तो इसलिए वो एंगल कितना रहेगा, पाई ही रहता है, 0 से पाई, ठीक। अब उसके बाद अगली बात, थीटा एक्यूट एंगल हो गया, ए डॉट बी अगर लेस देन 0 है तो ये क्या आ जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल आ जाएगा। थर्ड, ए डॉट बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे थीटा क्या हो गया, 90 डिग्री। अब थीटा 90 डिग्री की जगह हम बोल देंगे वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, यानी कि अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनके डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, ठीक है। यहाँ तक ये बात लिख गई, और लिखते हैं, इसको रब करें। अच्छा, ये एक्यूट एंगल क्यों होता है, ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि जरा देखो थीटा की वैल्यू 0 से पाई है, तो 0 से पाई मतलब 2 क्वाड्रेंट हो गए कि नहीं हो गए। तो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में होऊंगा, किस क्वाड्रेंट में होऊंगा,
तो कॉस थीटा प्लस होगा कि नहीं होगा, तो ये प्लस है और वेक्टर का मॉडुलस भी क्या है प्लस, ये तो हमेशा ही प्लस रहता है, तो इसका रिजल्ट प्लस आ गया, यानी ए डॉट बी कैसा हुआ पॉजिटिव। लेकिन कब, जब हम किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट, और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है उसी का नाम तो एक्यूट होता है कि नहीं, इसीलिए लिखा गया है, समझे। ऑप्टिक्स जब सेकंड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो फिर वो ऑप्टिक्स एंगल बनना शुरू हो जाएगा, 90 से ग्रेटर हो जाएगा ना, इसलिए। फोर्थ, ए डॉट ए इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर, ये बात जो थर्ड वाली पॉइंट है, सॉरी फोर्थ वाली, इसको सब लोग भाषा के फॉर्म में याद रखेंगे। देखो क्या चीज़ है यहाँ पर, इसके लिए मैं फिफ्थ लिखता हूँ, फिफ्थ अभी मत लिखना। जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा है कि आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, इसका वैल्यू 1 होता है कि नहीं होता है, क्यों, क्योंकि एंगल 0 हो जाता है। देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ए डॉट बी इक्वल टू मॉड बी कॉस थीटा पढ़ा है। अब आई डॉट आई का मतलब क्या हो, वेक्टर सेम, और जब वेक्टर सेम हो गया तो उनके बीच में एंगल 0 हो गया। ये लाइन अभी मत लिखना, तो ये आई कैप, यहाँ पे आई कैप और कॉस 0 हो गया, कॉस 0 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी ना, और यूनिट वेक्टर के मॉडुलस की वैल्यू भी क्या 1, तो फाइनल ये क्या हो गया 1 हो गया। और एक बात और बीच में हमको याद आ गई, देख लो क्या, अभी जो मेंस का पेपर नहीं हुआ, अभी जो तुमको पावर वाले क्वेश्चन नहीं बता रहे थे, है ना, वो उसमें आया वो क्वेश्चन है फिर से, उसमें अब क्वेश्चन देखना, अभी तो क्वेश्चन में निकलवा दिए। तो ए डॉट बी और ये मॉड बी स्क्वायर, और अब यहाँ से क्या आ जाएगा, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी। ये भी कॉपी में लिखेंगे सब लोग, ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या होता है सेम। तो जैसे इसको देखा एर्थ वाला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एर्थ प्रॉपर्टीज़ ये है कि अगर ये माइनस में आ गया तो कुछ नहीं होगा, बस इसमें क्या होगा कि ये b रिप्लेस होगा किससे, माइनस बी वेक्टर से, तो ये वैल्यू जो आ जाएगी क्या हो जाएगी, मॉड ए स्क्वायर ये आ गया 8, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर, लिख गया। अब नेक्स्ट और इसके आगे देखते हैं, ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाती है। इससे पहले क्वेश्चन तुम्हें बहुत पुराने क्वेश्चन भी दिखेंगे, और ये अभी फिर से पुराने कहाँ दिखेंगे, वो एडवांस में आए क्वेश्चन दिखेंगे, नए जो क्वेश्चन दिखेंगे वो मेंस में दिखेंगे। इसके हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं आपस में, ये इन दोनों को ऐड कर दोगे तो प्लस 2 ए डॉट बी और माइनस 2 ए डॉट बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, आ गया। क्या सीखा इससे, इससे क्या सीख रहे हो, इससे हम दो चीज़ सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं, हम बता रहे हैं क्या सीख रहे हैं। देखो पहली क्या चीज़ सीख रहे हैं वो देखो इधर, देखो पहली बात ये सीख रहे हैं कि ध्यान देना, ये जो a प्लस बी वैक्टर है
इसको हम लोग सम ऑफ टू साइड्स बोल सकते हैं कि नहीं? अरे वेक्टर ए वेक्टर बी का ऐड प्लस कर रहे हो, थर्ड साइड में सम ऑफ टू साइड्स हो गए कि नहीं? तो ऐसे ही ए माइनस बी को क्या बोला जा सकता है? डिफरेंस ऑफ टू साइड बोला जा सकता है कि नहीं? अरे बोलो। तो यहाँ से जानते क्या है? पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि अगर हम एक क्वेश्चन ऐसा दे रहे हैं, एक वेक्टर की एक साइड पता है, दूसरी साइड पता है, हमें सम ऑफ साइड पता है, और किसी ने कह दिया डिफरेंस ऑफ साइड बताओ, तो सीधे इसमें डाटा डाल दोगे, आंसर आ जाएगा। मॉड ए प्लस बी रिप्रेजेंट सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, मॉड ए माइनस बी रिप्रेजेंट डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ये लिख लोगे यहाँ पर, यही क्वेश्चन है आया हुआ है। अभी ये क्वेश्चन मेंस एडवांस में भी आया हुआ है और मेंस में भी अभी आ रहा है। क्या कि ट्रायंगल में दो साइड और एक सम ऑफ साइड दे दिया तो डिफरेंस ऑफ साइड निकालो। ठीक, तो हम तुमको दिखाएंगे उसमें सबके सोल्यूशन कैसे सॉल्व हैं। फिर जबकि क्या है, इसमें सीधे डाटा डाल दो, आंसर आ जाता है। वो प्योर ज्योमेट्री से फिर निकालना पड़ता है। मॉड ए प्लस बी, मॉड के अंदर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर रिप्रेजेंट सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, मॉड ए माइनस बी रिप्रेजेंट डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। लिख गया? और दो साइड कौन सी हो गई? एक ए साइड हो जाएगी और एक बी साइड हो जाएगी। बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। अच्छा, अब मैं तुमसे पूछता हूँ इसका, अब देखो इसका दूसरा यूज, इसका ये इसका मतलब क्या है? फिर से पूछ रहा हूँ, बताओ अब क्या मतलब है? इसको छोड़ के सोचो, इसको छोड़ के सोचो, और क्या मतलब है? तो देखो क्या मतलब है। और एक फिगर बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखो, ये एक ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो इसको हम लोग ए प्लस बी वेक्टर बोल देंगे कि नहीं बोल देंगे? अरे बोलो। अच्छा, ये साइड लाइक पैरेलल है, तो इसको ए वेक्टर नाम दे दिया, कोई प्रॉब्लम? ये बी वेक्टर है, ये भी इसके पैरेलल है, तो इसका नाम बी वेक्टर दे सकते हैं कि नहीं? और अब मैंने क्या किया, इससे इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या होगा? देखो इधर ये वेक्टर ए, तो इधर का डायरेक्शन भी होना चाहिए। कैसे करते हो? ऐसा वेक्टर हो तभी तो ये वेक्टर लिखते हो कि नहीं प्लस में? तो ऐसा वेक्टर, फिर इधर का वेक्टर, तो ये वेक्टर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये वेक्टर और इधर की डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है? ये माइनस बी, तो इसका नाम हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई प्रॉब्लम? मैं ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, जब तुमको ये बात समझ में आ गई तो ये भी बात समझ में आनी चाहिए कि ये ए वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड यानी कि मॉडुलस निकाल दूंगा तो ये यही लेंथ आएगी कि नहीं आएगी? और जब इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो ये लेंथ आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बोलो। और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो ये लेंथ आ जाएगी कि नहीं? और ये निकाल देंगे तो ये लेंथ आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? क्या चीज़ सीखा? ये देखो, ये जितनी लेंथ होगी उतनी ही लेंथ तो ये होगी कि नहीं होगी? बोलो। और देखो तुम ध्यान से क्लास 10th में एक थ्योरम भी पढ़ते थे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। पढ़े थे कि नहीं? इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर का सम जैसे करोगे तो ये दिखा है कि नहीं दिखा है? इक्वल टू द, ये क्या लिखा है? ये डायगोनल के स्क्वायर का सम लिखा है कि नहीं लिखा है? तो यहाँ से इसकी दूसरी भाषा में हम लोग क्या बोल सकते हैं? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो पहले भाषा लिखोगे कि फिगर बनाओगे? फिगर बनाया कि नहीं बनाया?
ये वही दूसरी बात है जिसके टर्म में हम बोल रहे हैं वेक्टर पढ़ने को, कौन सा, ज्योमेट्री। लिख गया भाई, भाषा बोले, देखो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ all sides of parallelogram equal to the sum of square of diagonals of the parallelogram, equal to the sum of square of diagonals of the parallelogram। दिख गया भाई? अच्छा, अब फिर अगली प्रॉपर्टीज पे आते हैं। हम लोग इसमें काम कैसे पढ़ेंगे, पहले एक सेक्शन पूरा, उसकी प्रॉपर्टीज़, पूरी ज्योमेट्री, उसके क्वेश्चन, फिर अगला वेक्टर, उसकी पूरी प्रॉपर्टीज़, उसका पूरा क्वेश्चन, फिर थर्ड, ऐसे ऐसे करते हुए चलेंगे, ठीक है। अगला नंबर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? चल, देखो इधर, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है शैडो, ठीक है। प्रोजेक्शन ए वेक्टर ऑन, किसका चाहिए, ए का, किसके ऊपर, किधर से लाइट डालनी होगी, तो हमको ध्यान रखना है ऊपर से नहीं भाई, नीचे से भी क्या दिक्कत है, जिससे चाहिए, किसका चाहिए, ए का, किसके ऊपर चाहिए, उसके डायरेक्शन में डाला जाता है, शैडो देखा जाता है। यानी ए का जो शैडो बनना होगा किसके ऊपर, बी के ऊपर, वो होगा उसका प्रोजेक्शन, ठीक। अब शैडो बनेगा कैसे, वो देखो इधर, शैडो के लिए चाहे लाइन जैसे भी स्लैंट हो, उससे कोई मतलब नहीं, लाइट हमेशा वर्टिकल डालनी है। अच्छा, अब जैसे ये लाइट तुमने वर्टिकल डाली, तो ज़रा विजुलाइज करो अपने आप, इस पूरे वेक्टर का, कौन सा, इस ओ ए वेक्टर का जो शैडो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ यही तो आएगा भाई। ये पेन है, देख लो, इसको ऐसे रख दो, इसका शैडो देखो नीचे बनेगा, तो वो दिखेगा नहीं वहाँ से भाई, है ना। तो जो बना वो ये हो गया है ना। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी क्या होगा, ओ एम होगा, क्या होगा, ओ एम। अब ओ एम कैसे निकालोगे, तो देखो इधर कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, ये ओ एम बी वेक्टर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम, तो हम कहेंगे गलत है। अबे ओ एम तो सिर्फ इतना पार्ट है, बी वेक्टर पूरा का पूरा थोड़ी ओवरलैप कर जा रहा है, समझे ना। तो ये नहीं होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ओ एम कितना होगा, देखो इधर, कॉस थीटा, अगर ये एंगल हम लोग थीटा ले लें,
तो cos थीटा इक्वल टू OM अपॉन OA हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो OM इक्वल टू OA cos थीटा आ जाएगा। OA का मतलब क्या हो गया? OA तो पूरा वेक्टर यानी A वेक्टर का ये क्या हो गया? मॉडुलस हो गया। ठीक, ये हो गया। और इसी चीज़ को हम बोलना चाहें क्या, ये वेक्टर ए का बी के डायरेक्शन में कंपोनेंट भी है। क्या है ये? कंपोनेंट। निकालते थे कि नहीं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, ये वही है। इसका हॉरिजॉन्टल नहीं बोलोगे क्योंकि बी के डायरेक्शन में निकलना है ना। तो ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, अभी ये सही नहीं है। डायरेक्शन जैसे बोला ना, तो क्या मैग्नीट्यूड, तो ये क्या हुआ? मैग्नीट्यूड। अभी बचा कौन है? वेक्टर, तो वो आगे लिखेंगे, अभी नहीं। तो अब इस चीज़ को वेक्टर के फॉर्म में कैसे चेंज करोगे? देखो इधर क्या चीज़ की कमी है, बी वेक्टर से हम लोगों ने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया। बी वेक्टर के मॉडुलस से कोई फ़र्क पड़ा? और जब नहीं पड़ा तो ऊपर वाली वैल्यू को ध्यान से देखो, ए डॉट बी हो गया कि नहीं हो गया? अब इसको सब लोग भाषा में याद रखेंगे। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब देखो क्या तुमको ध्यान रखना है, देखो इधर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, ऑन के बाद क्या लिखा हुआ है? बी, तो वही मॉडुलस नीचे आ जाएगा। अब जैसे तुमसे कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन सी, तो क्या लिखोगे? बी डॉट सी अपॉन में मॉड सी, याद हो गया? ऐसे याद रखना, ठीक है? लग गया? अब इस ये जो पॉइंट अभी कंपोनेंट वाला बोला है ना, ये भी ट्रेंड में है वेक्टर के। इस चैप्टर से हम लोगों को कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 3। एक क्वेश्चन वेक्टर से मिलेगा, ठीक है, पूरे वेक्टर से जितना भी पढ़ेंगे। मेंस में एक आएगा, एक क्वेश्चन आएगा क्या? 3D से, मेंस में। ये हो गए। एडवांस में इसके 3 क्वेश्चन रहते हैं। 3 क्वेश्चन, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, कभी कभी 4 से 5 तक पहुंच जाता है, ठीक है? ये लिख गया? अगला पॉइंट लिखो 11th, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। क्या बोला अभी हमने? ए का कंपोनेंट चाहिए किसके डायरेक्शन में? बी के। और जिसके डायरेक्शन में चाहिए होता है उसका क्या चाहिए होता है? यूनिट वेक्टर। और किसका ले जाना है? ए को ले जाना है ना बी के डायरेक्शन में, यानी ए का क्या? मैग्नीट्यूड। और कौन सा मैग्नीट्यूड? बी के डायरेक्शन वाला। और ए का बी के डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है वो ये है। कहाँ से आ गए रिजल्ट, समझ गए? और इसी को क्या लिखोगे? इसी को ये लिखोगे। इस पे देख लेना, अभी इस टर्म के नहीं, पिछले टर्म के जो क्वेश्चन है ना, वो इसी फार्मूले पे हैं। अब वेक्टर में बहुत सी जगह ऐसा भी होगा, तुम्हें फार्मूला पता है तो काम हो गया, नहीं पता तो बैठे रहो। और ये 2 फार्मूले, एक ये और इसके बाद वाला ना, वो फार्मूले भी सीधे पूछे गए हैं। और वो फार्मूले एक बार नहीं 3 बार पूछे जा चुके हैं टोटल अब तक। लास्ट, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए क्या होगा ये बताओ? साइन थीटा होता है ना परपेंडिकुलर, लेकिन भाई साहब हमने अभी क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा ही नहीं है। क्रॉस में आता है ना साइन, जितना अभी पढ़ा उसके हिसाब से बताओ केवल। दो वेक्टर के बीच का एंगल बाबा, हम तो कंपोनेंट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा है? ये ए का कंपोनेंट चाहिए जो बी के ऊपर परपेंडिकुलर हो। ये तुम्हें बहुत फिगर बनाने का मन है तो ये वाला कंपोनेंट। तो इसका कंपोनेंट कैसे निकलेगा जानते हो? ये क्या होगा? ये वेक्टर जो है
ये किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल ही तो है, तो वो ये एम ए आएगा, एम ए वैक्टर। अब एम ए वैक्टर कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, वैक्टर पूछ रहा हूँ, परपेंडिकुलर लेंथ थोड़ी पूछ रहा हूँ। तो वैक्टर पे तुरंत ध्यान आएगा, एक ट्राइंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और हमें पता है लॉ ऑफ ट्राइंगल, एम ए वैक्टर निकालना है, और हमें ओ ए वैक्टर पता है स्मॉल है, तो इसको ही बदल दोगे, इसको क्या हो जाएगा, ओ ए माइनस साइन हट जाएगा, और ओ एम वैक्टर ये बन जाएगा। अरे ओ एम वैक्टर क्या होगा, कंपोनेंट वाला ही तो पार्ट होगा, यानी कि ओ ए वैक्टर माइनस ओ एम वैक्टर, ओ ए वैक्टर कितना है, स्मॉल ए दिस, और ये लिख गया। और देखो ये फार्मूला यहाँ पे ध्यान रखना, ये फार्मूला यहीं तक, ये से सीधे पूछा गया फार्मूला ये, ठीक है। और इसी फार्मूले को लिखने का तरीका और होता है, दूसरी बार ऐसे पूछा गया, देखो इसको और क्या लिख सकते हो, अभी तुम नहीं जानोगे, ये लास्ट का टॉपिक है ना, लेकिन हम यहीं पे एक ही जगह लिखवाए दे रहे ताकि बार बार लिखना ना पड़े। देखो इधर ये जो लिखा हुआ है ए वेक्टर, मैं वहाँ लिख दूंगा सीधे, इसका यहाँ पे प्रूफ बता दे रहा हूँ ये क्या बनता है। ये जो बी कैप लिखा हुआ है ना, इसको बी वेक्टर अपॉन दिस ऐसा लिख सकते हैं, और यहाँ पे अब मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ कि नीचे ये मॉड बी स्क्वायर और ये मॉड बी स्क्वायर ए वेक्टर माइनस ए डॉट बी, बी वेक्टर हो गया, और ये मॉड बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, बी डॉट बी लिखा जा सकता है कि नहीं। और ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको बोला जाता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। कौन सी, जो न्यूमरेटर में लिखी, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ये होता है कि अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिखा है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो फर्स्ट का थर्ड के साथ डॉट सेकंड वेक्टर, फर्स्ट का सेकंड के साथ डॉट थर्ड वेक्टर। तो अब जरा देखो यहाँ पे कैसे आएगा, इसमें से जो दोनों कॉमन है वो फर्स्ट नंबर वाला है, इन दोनों में कॉमन कौन है, बी क्रॉस। अब उसके बाद ये थर्ड नंबर पे कौन, जो यहाँ पे दूसरा वेक्टर है, समझे, या ऐसा समझो ये सेकंड नंबर पे कौन है, जो पहले ले के साथ बाहर है, तो पहले के साथ बाहर कौन है, ए। ये हो गया फर्स्ट का थर्ड। अरे ये देखो यहाँ पे ये कौन सा, ये बाहर वेक्टर है, कौन सा नंबर वाला, सेकंड वाला है ना, तो सेकंड वाला आ गया, और जो बचे तो वो अंदर हो गए कि नहीं, ये बाहर हो गया, समझ गए, लिख डालो। तो ये हो गया इसका, ये क्या है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये बिल्कुल लास्ट में चल रहा होगा बेटा, तब वहाँ पे आता है। तो एक बार फार्मूला ये भी पूछा जा चुका है, सिर्फ फार्मूला। क्वेश्चन सॉल्व करना होता तो हम लोग इसी से कर देते हैं, ये वाला। अब जाके इसके सारे पॉइंट कंप्लीट हुए। अब इनके यहाँ से क्या शुरुआत होगी, क्वेश्चन की, ठीक है। और क्वेश्चन हम लोग अब जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसको नोट कर लो, 1 मिनट हट जाएगा।